कम क्यों हुआ? एक्चुअली मेरा अभी अभी ज्वाइन हुआ था। सुक्रोज का अमाउंट कम हो रहा है ना। तुम जब यस मैम। पहले तुम प्योर थे तो तुम पूरी तरीके से तुम्हारी मोनोपोली चल रही थी, तो तुम पूरा एंगल को पूरे कंपाउंड को रोटेट करा सकते थे 45 डिग्री। अब तुम कम हो गए और ऊपर से यहाँ लग रहा है ऑपोजिट फोर्स, ये राइट साइड को रोटेट कराता है तो फ्रक्टोज लेफ्ट साइड को रोटेट कराता है। तो एक चीज 45 डिग्री पे लेफ्ट रोटेट कराना, राइट रोटेट कराना चाहती है, दूसरा 15 डिग्री से लेफ्ट कराना चाहती है, तो बताओ एंगल ऑफ रोटेशन कम होगा या नहीं होगा? यस मैम, कम होगा। हाँ, अगर ये चीज कम रहती है और ये चीज ज्यादा रहती है तो एंगल फिर भी ठीक मिलेगा। लेकिन अगर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनफैक्ट एंगल ऑफ रोटेशन विल बिकम नेगेटिव। जैसे जैसे सुक्रोज का अमाउंट कम होता जाएगा और ये अमाउंट इंक्रीज करता जाएगा, द एंगल विल स्टार्ट बिकमिंग नेगेटिव। मतलब एक टाइम ऐसा आ सकता है जब -5 डिग्री सेल्सियस चला जाए। मैम डेक्सट्रोज के इफेक्ट को बैलेंस नहीं कर देगा? क्या चीज? तो मैम ग्लूकोज जो आपने डेक्सट्रो लिखा हुआ है वो फ्रक्टोज जो माइनस में कन्वर्ट करो तो बैलेंस नहीं कर देगा? हाँ, तो दोनों के इक्वल नहीं है ना। अगर अलग अलग हुए तो सपोजिंग ये सिर्फ 5 ले जाता है, ये -15 ले जाता है, अब बताओ इन दोनों का यस मैम। नेट इफेक्ट तो नेगेटिव ही लगेगा ना। यस मैम। मतलब एंगल ऑफ रोटेशन कम होता जाएगा ना 45 से कम होते होते, जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी, मतलब जितना ज्यादा आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएंगे तो क्या होगा, सुक्रोज को एक ऑपोजिट फोर्स मिलेगा, एंगल ऑफ रोटेशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग यस मैम। एंड एट अ स्टेज इट मे आल्सो बिकम नेगेटिव। यस मैम। तो उससे हम पता कर सकते हैं ना कि हमारा कितना अमाउंट में शुगर बन चुका है, हमें जितना चाहिए उतना बना कि नहीं बना, एंड ऑल सच थिंग। यस मैम। ठीक है, देखो हमने बात पहले एग्जांपल्स किए थे जहां हम प्रेशर को यूज कर रहे थे क्योंकि रिएक्टेंट्स गैसियस थे, हम यूज कर पा रहे थे। फिर हमने एक वो पढ़ा जब हमारे रिएक्टेंट्स लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, गैसियस नहीं बचे हैं, तो हमने क्या किया, हमने एक तरीका निकाला कि हम उसमें से अमाउंट को निकाल लेते, थोड़ा सा मतलब बॉटल से निकाल लेते हैं और उसको टाइट्रेशन करके चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर भी हमने टाइट्रेशन से करना सीखा। फिर जब हमारे को ये भी प्रॉब्लम आ गई कि हम टाइट्रेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि ना कोई एसिड है, ना कोई बेस है, ना ऑक्सीडेशन है, ना रिडक्शन हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, कलरलेस है, प्रेशर भी नहीं लगा सकते, कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते, तो हमने एक और तरीका निकाल लिया। मतलब हमें तो कोई ना कोई चीज मेजर करनी है ना जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, तो यहाँ पर हमने तरीका क्या निकाल लिया, ये कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव है तो एंगल ऑफ रोटेशन के तरीके से निकाल लिया। Can you follow? What are the other quantities which we can use apart from concentration? हमारे 99% क्वेश्चन concentration based ही आते हैं, लेकिन फिर भी और क्या हम पूछ सकते हैं? Can you follow now? यस मैम। यस मैम। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे तुमको मिल सकते हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन ना दिया हो। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। 1 minute, just moving ahead. आई थिंक नेक्स्ट वीक में ना तुम्हारा इसका टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो अभी की जो क्लासेस हैं उसमें तुम्हें क्या करना है, इसको रिवाइज करना है और जो भी डाउट्स आते हैं वो पूछ लेना अभी। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक देयर माइट बी अ टेस्ट आल्सो। ओके, ना अगेन यही कह सकते हो कि ये जो हम कर रहे हैं ये सब अभी तुम्हारा मतलब एडवांस स्टेज के लिए कर रहे हो। एडवांस में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जेई मेंस तो नहीं पूछता है, वो ज्यादातर अपने आप को एनसीईआरटी बेस्ड ही रखता है। 1 मिनट बेटा, कैन यू टेल मी व्हाट इज अ पैरेलल रिएक्शन? एम आई ऑडिबल? मैम ये भी हुआ Yes, नहीं है ma'am. रिएक्शन। यस मैम। नहीं किया बेटा, मैंने खुद कराया है। क्या होती है पैरेलल रिएक्शन? जैसे एक मेजर प्रोडक्ट बनता था साइमल्टेनियसली एक माइनर बन रहा होता था कि नहीं, सेजेफ हॉफमैन, है ना, तो दोनों रिएक्शन साथ में ही चल रही होती थी ना। यस मैम।
वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक पैरेलल रिएक्शन। तो एक रिएक्शन जनरली ऑर्गेनिक में होता है, ठीक है। सो रिएक्शंस, ये तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है ना कि ऑर्गेनिक में जनरली होता है। तो रिएक्शंस ऑर्गेनिक वेयर अ सिंगल रिएक्टेंट gives two product। ओके, एंड सपोजिंग हमने अज्यूम किया कि जो ए से बी में कन्वर्ट होने वाली रिएक्शन है वो भी फर्स्ट ऑर्डर है, और ए से टू सी में कन्वर्ट होने वाली रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है। अभी तक हम क्या करते थे, ए से बी में ही कन्वर्ट देखते थे, बट नाउ वी आर गेटिंग टू प्रोडक्ट्स बाय टू डिफरेंट वेज। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, तो नाउ सी, अगर मुझे इसका रेट कांस्टेंट लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? वी विल राइट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डीए बाय डीटी। अभी तक हम क्या लिख देते थे कि बी बन रहा था तो सिर्फ बी लिखते थे, लेकिन इस टाइम पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? जो ए है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बी में भी कन्वर्ट हो रहा है, एंड अलोंग विद दैट इट इज आल्सो कन्वर्टिंग इनटू सी। कैन यू फॉलो? ये K1 प्लस K2 क्यों लिखा हमने? Yes, ma'am. क्योंकि ज्यादा रेट से वो K1 में, मतलब ऑब्वियसली मेजर वो बना रहे हैं क्योंकि K1 की वैल्यू K2 से ज्यादा होगी, तभी तो ये ज्यादा बनेगा। मेजर इसीलिए बन रहा है क्योंकि रेट कांस्टेंट ऑफ K1 A कन्वर्टिंग टू B इज हाई। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर B किससे बन रहा है? B K1 A से बन रहा है, और C किससे बन रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C विल डिपेंड ऑन रेट कांस्टेंट K2, and obviously K1 is greater than K2, then only B will act as the major thing। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। तो तुमसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ B इज टू C फॉर्म? तो हम क्या बोल देंगे? इट विल बी व्हाट? K1 इज टू K2। या फिर ऐसे पूछ लेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज बाय विच B इज फॉर्म्ड? तो वो क्या हो जाएगा? B कितना बन रहा है? K1 बन रहा है। टोटल कितना यूज हो रहा है? K1 plus K2 into 100. K1 plus K2 into 100. ऐसे कर करके कुछ इस टाइप से एफिशिएंसी वगैरह कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइन, बस इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, एक और कैटेगरी जो तुम्हारे पास आ सकती है, दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल रिएक्शन। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, सीक्वेंशियल रिएक्शन। व्हाट इज सीक्वेंशियल रिएक्शन? जैसे अभी हम लोगों ने किया था कि ए जो है पहले बी में कन्वर्ट हो, मतलब एक इंटरमीडिएट बने, फिर उसके बाद बी जो है वो वापस से सी में कन्वर्ट हो, तो ये प्रोडक्ट हो गया। कैन यू फॉलो? व्हाट इज दिस? व्हाट इज द सीक्वेंस? Yes. Yes, ma'am. सीक्वेंस में जो चलेगा। तो अब देखो, dA by dt लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इट विल बी इक्वल टू K1 टाइम्स ऑफ A। अब B देखो क्या होगा, B पहले तो क्या होगा, B जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, A डिकम्पोज होगा और B इंक्रीज होगा। फिर एक टाइम के बाद में क्या होगा, B का अमाउंट कम होना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो C में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। Yes, ma'am. मैं इनके कर्व्स बनाऊं सीक्वेंशियल रिएक्शन के, तो क्या हो जाएगा, ये सपोजिंग A है, A तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होता जाएगा। B क्या होगा, B इनिशियली जैसे जैसे A कम होगा, पहले B तो क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर एक पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा, और फिर वो जब C में कन्वर्ट होगा तो अमाउंट क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? What will happen when it will convert to C? The amount of B will कम होता चला जाएगा. Amount of B will also decrease. B का कर्व दिख रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है ऐसा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और C कर्व कैसा बनेगा? C कर्व इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ये तीनों कर्व्स आएंगे इस डायरेक्ट इस वे में। पहले A तो हमेशा डिक्रीज होगा, B पहले इंक्रीज हो रहा है क्योंकि C में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। डेफिनेट कंसंट्रेशन के बाद वो C में टूटना स्टार्ट होगा एंड द अमाउंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड C विल बी, तो ये एक पीक पे पहुंचेगा। एक टाइम आएगा जब वो अपने मैक्सिमम अमाउंट पे पहुंचेगा।
तो जब हम A के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हम कैसा सिंबल लगाएंगे? नेगेटिव सिंबल, बिकॉज A is acting as the reactant. See why this negative symbol is coming. Can you follow? Why is this negative symbol coming? Can you follow? Yes, ma'am. Yes, B ma'am. लिखेंगे तो हम क्या सिंबल लगाएंगे? और C when we will write क्या सिंबल यूज करेंगे? पॉजिटिव. ठीक है, that is equal to K2 times of B. ठीक है, अब B के लिए जब लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? कभी वो रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, कभी वो प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है, तो दोनों सिंबल आएंगे कि नहीं आएंगे? यस मैम, पहले Yes, ma'am. प्लस का साइन और एक माइनस का है. पहले वो प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इट विल बी जब वो प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है तो हमें कौन सा रेट कांस्टेंट लेना पड़ेगा? K1 और नॉट? K1A. Yes मैम. When it is acting as a product, it is K1A. And then it still starts acting as a reactant. Then we will write what? माइनस K2C. हाँ, K2C या फिर K2B. Can you follow now? यस मैम. ठीक है, फिर तुम लोग अभी मैथ्स में पढ़ोगे, एक मैक्सिमा मिनिमा आता है. मतलब मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है? मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में पढ़ोगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, dB by dt को 0 कर देते हैं, फिर K1 K2 के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं. वो पॉइंट होता है जहाँ पर B की वैल्यू मैक्सिमम होगी. तो यहाँ पे तुम भी देख सकते हो कि B पहले क्या होता है, इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. तो वो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब B की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम अचीव हो जाए. Okay, they can also ask you when the value of B will be maximum. Can you follow now? यस मैम. तो वो हम कैसे निकालेंगे? dB by dt को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर उसमें जो वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे, so that will be the maximum value. तो वो मैं अभी तो तुम मैथ्स की तरह ही है, सॉल्व करना है. तो B मैक्स कब होगा? जब हमारा वैल्यू A टाइम्स K2 अपॉन, अभी उन्हीं वैल्यूज को तुम पुट करोगे तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा, K2 एंड दिस वन K1 by K2. और ये इस टाइम पे लगने वाला जो टाइम होगा T मैक्स, that will be 1 upon K1 minus 1 upon K2. अब जब तुम कर लेना ना मैक्सिमा मिनिमा, then you come to this part of the chapter again. अब तुम खुद से सॉल्व करना एंड देन चेक करना B मैक्स और T मैक्स की वैल्यू ये करस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही है. ठीक है, अभी हम नहीं करते क्योंकि शायद तुमने मैक्सिमा मिनिमा नहीं किया होगा. किया है या नहीं किया है? हम फिजिक्स में थोड़ा बहुत किया है. हाँ, तो वही एक्सप्रेशन लगाना है तुम्हें एंड यू कैन डिराइव दीज वैल्यूज. You can come back to this expression. ठीक है, fine.